हाय ऑल। आज हम ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ेंगे और ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट्स के बारे में थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। वो कंसेप्ट है पीयर टू पीयर नेटवर्क, क्रिप्टोग्राफी एंड हैशिंग। तो सबसे पहले हम पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। पीयर टू पीयर नेटवर्क कैसा होता है? जैसे कि आज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, जितनी भी कंप्यूटर्स हैं जो नेटवर्क में अटैच्ड हैं, सब एक दूसरे से मैशी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। मैशी नेटवर्क क्यों इसमें रखा हुआ है? इसमें कोई भी सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है। सेंट्रलाइज कंट्रोल मतलब कोई एक सर्वर जो सब सब नोड्स को मैनेज करे, ऐसा नहीं है। पीयर टू पीयर का मतलब ये है कि हर नोड हर एक नोड से कनेक्टेड है। अगर किसी को भी मैसेज सेंड करना है तो वो डायरेक्टली उसको सेंड कर सकता है, कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है। सो दिस इज पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क की जो फीचर्स हैं वो ये है कि नो सेंट्रलाइज कंट्रोल। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका कि नैपस्टर है, म्यूजिक एल्बम शेयर कर सकते हैं आप नैपस्टर के थ्रू। इट्स अ वेबसाइट जहां से आप म्यूजिक एल्बम को शेयर करते हैं। और टॉरेंट आप लोगों ने सुना होगा, आप टॉरेंट्स डाउनलोड करते हैं तो वो टॉरेंट्स भी पीयर टू पीयर नेटवर्क बेस्ड हैं। बिटकॉइंस है, आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा, बिटकॉइंस। तो बिटकॉइंस में भी ब्लॉकचेन का कंसेप्ट और पीयर टू पीयर नेटवर्क यूज होता है। देन वी हैव कि पीयर टू पीयर नेटवर्क में ये होता है कि जितनी भी नोड्स होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। किसी को मैसेज पास करना है किसी दूसरी नोड को, तो कोई भी सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये तो बेनिफिट हुआ। अभी ड्रॉबैक्स क्या है? ड्रॉबैक्स पीयर टू पीयर नेटवर्क के क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है कि अगर ए बी को मैसेज सेंड करता है तो वो सी हैक कर सकता है। ठीक है, सी हैक कर सकता है। ऑथेंटिसिटी मतलब कोई भी नोड कह सकती है कि हाँ, ये मैसेज जैसे बी है वो सी को मैसेज सेंड करता ऑन बिहाफ ऑफ ए, मतलब ए ने मैसेज सेंड नहीं किया बट बी ने ए के बिहाफ पर सी को मैसेज सेंड किया। नॉन रेपुडिएशन का मतलब है जैसे मैंने किसी को मैसेज सेंड किया और मैं डिनाई कर दूं मैंने तो सेंड किया ही नहीं, सो दैट इज नॉन रेपुडिएशन। इंटीग्रिटी का मतलब होता है मैंने ए को मैसेज सेंड किया और बीच में से वो मैसेज टेम्पर्ड हो गया, चेंज हो गया, अल्टर हो गया और उसको वो अल्टर्ड मैसेज पहुंचा। तो ये जो P2P पीयर टू पीयर नेटवर्क है इसमें काफी सारे डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी की, ऑथेंटिसिटी, नॉन रेपुडिएशन की, इंटीग्रिटी की। एडवांटेज क्या है? देयर इज नो सेंट्रलाइज कंट्रोल। तो इन ड्रॉबैक्स को सॉल्यूशन किसने प्रोवाइड किया? क्रिप्टोग्राफी ने। क्रिप्टोग्राफी ने इन जितनी भी डिसएडवांटेज थी पीयर टू पीयर नेटवर्क की, उसमें उसको ये कवर किया, ओवरकम किया। अभी हम ब्लॉकचेन के अंदर तीनों चीजें यूज कर रहे हैं। हम पीयर टू पीयर नेटवर्क यूज कर रहे हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स है विच इज सॉल्व बाय क्रिप्टोग्राफी, और क्रिप्टोग्राफी में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो हैशिंग टेक्निक सॉल्व करेगी। तो फर्स्ट वी हैड डन सो फॉर पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क में सभी नोड्स आपस में मैशिंग नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होती हैं और एक नोड दूसरी नोड को डायरेक्ट मैसेज सेंड कर सकती है, कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होता। जैसे अभी अगर मैं एक एग्जांपल लूं सेंट्रलाइज कंट्रोल का, तो जैसे कि हम पेटीएम करते हैं किसी को, तो जो हमारा पेटीएम है वो बैंक से कनेक्टेड होता है। पेटीएम बैंक से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब भी हम किसी को पेमेंट देते हैं तो उसमें बैंक इन्वॉल्व है, मतलब देयर इज सेंट्रलाइज कंट्रोल। पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो जो रिक्वेस्ट है वो बैंक को जाएगी, फिर बैंक आगे उस रिक्वेस्ट को मतलब कंप्लीट करके पास करेगा, ट्रांसफर करेगा मनी। तो बीच में एक सेंट्रलाइज कंट्रोल है। तो हम वो सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं चाहते, इस केस में हम पीयर टू पीयर नेटवर्क यूज करते हैं। नाउ सेकेंड इज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में बेसिकली क्या होता है, हम इसमें एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दो चीजों को हम यूज करते हैं, दो कंसेप्ट को यूज करते हैं। एनक्रिप्शन का मतलब होता है जैसे पुराने जमाने में काफी वॉर्स होते थे, तो वो क्या करते थे, कोई किंग होता था, उसको मैसेज सेंड करना है किसी और को, तो वो क्या करता था, उसको रैप करके मतलब कुछ और लैंग्वेज में लिख के दूसरे किंग को भेजता था। तो वो जो मैसेजेस थे वो नॉन रीडेबल फॉर्मेट में होते थे और वो उसको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता था ऑन रिसीविंग दैट मैसेज। तो इनक्रिप्शन क्या है? कोई आपका डाटा है, अगर आप वो डाटा एज इट इज किसी को दे देते हो और बीच में वो पढ़ ले जाने वाला ही पढ़ ले, तो
सो दैट मीन्स आपका डाटा हैक हो गया और रीड कर लिया, और वो अल्टर भी कर सकता है। बट अगर आप उस डाटा को नॉन रीडेबल फॉर्मेट में ट्रांसफर करते हो, किसी और को देते हो, तो अगर बीच में वो हैक हो भी जाता है तो डज इट मैटर, तब आपके पास अगर वो रिसीवर एंड पे पहुंचेगा तभी वो उसको रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाएगा। ठीक है, तो जिस हिसाब से आपने एक डाटा को नॉन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, उसके लिए आपने कोई टेक्निक यूज की है, वो टेक्निक दूसरे पर्सन को रिसीवर एंड रिसीविंग एंड पर पता होना चाहिए कि आपने ये टेक्निक यूज की है एनक्रिप्शन के लिए, तो वो टेक्निक वो डिक्रिप्शन के लिए यूज कर सकता है। तो एनक्रिप्शन का मतलब है कि we convert the data into non-readable format. Non-readable format is called ciphertext. And ciphertext कैसे, मतलब नॉन रीडेबल फॉर्मेट में डाटा कैसे कन्वर्ट होता है, यूजिंग सम एल्गोरिदम। जैसे कोई भी एल्गोरिदम हो सकता है, हैव यू हर्ड अबाउट SHA, MD5, बहुत सारे एल्गो हैं जिनको आप यूज करके किसी भी प्लेन टेक्स्ट को नॉन रीडेबल या सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, A सेंड्स मैसेज टू B, तो उसका स्टेप 1 क्या था, A कन्वर्ट द डाटा इनटू नॉन रीडेबल सिफर टेक्स्ट यूजिंग की, और स्टेप 2 में क्या है, B रिसीव uses the key, B receive that data and uses the key to convert that non-readable data back to the readable data, जो original data उसमें। ठीक है जी। देन है टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी की 2 टाइप्स होती हैं, पहली है सिमेट्रिक की एंड दूसरी है एसिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की का मतलब होता है, अब हम इसको डायग्राम से देखते हैं। सिमेट्रिक की, जैसे कि ये क्या है, प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है। अब ए ने, सेंडर ने सबसे पहले अपने एंड पर क्या किया, अपने एंड पर इसको सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया यूजिंग सम की विच इज एन एल्गो, दैट कैन बी SHA और MD5, कुछ भी ऐसा एल्गोरिदम हो सकता है। और ये जो की है, ये इसने इसको सेंड की, प्लस ये सिफर टेक्स्ट सेंड किया, ठीक है। और इसने इसी की को सेम की को यूज किया टू डिक्रिप्ट दैट टेक्स्ट बैक टू द plain text. So when same key is used to encrypt and decrypt the data, that is called symmetric key cryptography. Clear? Asymmetric में क्या होता है, asymmetric में 2 keys होती है, one key is for encryption and the second one is for decryption. यूजुअली हम क्या करते हैं, जैसे मैंने क्या किया हुआ है, मेरे पास प्राइवेट एंड पब्लिक की है, तो मैंने पब्लिक की को सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और प्राइवेट की अपने पास रखी। अब जिसने भी मुझे मैसेज सेंड करना है वो मेरी पब्लिक की के साथ एनक्रिप्ट करेगा, पब्लिक की के साथ क्या करेगा, एनक्रिप्ट करेगा, और फिर जब मेरे पास वो डाटा आएगा तो मैं अपनी प्राइवेट की के साथ उसको डिक्रिप्ट कर सकती हूँ। अब सपोज ऑन द वे किसी ने ये डाटा हैक कर लिया और ये डिक्रिप्टेड फॉर्म में है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में है, और उसके पास मेरी प्राइवेट की तो है ही नहीं है, तो प्राइवेट की नहीं है तो वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। अब डिक्रिप्ट कौन कर सकता है, जिसके पास प्राइवेट की है, प्राइवेट की सिर्फ मेरे पास है, तो इसलिए मैं इसको डिक्रिप्ट कर सकती हूँ। तो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कि आप एक की यूज करते हैं विच इज पब्लिक, you can also do the encryption with private as well, but mostly आप क्या करते हैं, पब्लिक की से encryption करते हैं और प्राइवेट की से डिक्रिप्शन करते हैं। पब्लिक की आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और प्राइवेट की अपने पास रखते हैं। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक। उसके बाद है थर्ड कंसेप्ट। थर्ड कंसेप्ट क्या है, पहला कंसेप्ट था पीयर टू पीयर नेटवर्क, सेकेंड कंसेप्ट था क्रिप्टोग्राफी जिसमें हमने एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन पढ़ी, एंड थर्ड कंसेप्ट है हैशिंग। हैशिंग क्या होती है, हैशिंग का मतलब होता है एक फंक्शन जो किसी भी तरह की आर्बिट्रेरीली लेंथ इनपुट लेता है और आपको फिक्स लेंथ स्ट्रिंग एज आउटपुट देता है। जैसे आप सोचो एक मशीन है जिसके अंदर आप एक सेंटेंस डाल रहे हो और आपको वो एक फिक्स्ड लेंथ में स्ट्रिंग देता है, जैसे ABCD 1 0 2 5 4 6, इस तरह से कुछ भी वो स्ट्रिंग दे रहा है और उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सपोज 256 हैं। अगर मैं उसको स्ट्रिंग देती हूँ, 100 कैरेक्टर की स्ट्रिंग दे रही हूँ मैं, जैसे माय नेम इज समथिंग, तो माय नेम इज समथिंग एंड आई एम वर्किंग एज दिस, तो
पूरे के पूरे आपको इनपुट स्ट्रिंग का जो कन्वर्जन मिलेगी यूजिंग हैशिंग फंक्शन, वो आपको एक फिक्स लेंथ स्ट्रिंग मिलेगी, ठीक है। और हैशिंग का मतलब, हैश फंक्शन क्या होता है बेसिकली, जैसे हमने एनक्रिप्शन के लिए की बोला, हैश फंक्शन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एल्गो यूज कर रहे हैं, ठीक है, एल्गोज यूज कर रहे हैं। सो एल्गो कैन बी SHA 256 एंड MD5, कोई भी एल्गो एल्गो हो सकता है, ठीक है। अगर हम अपनी स्ट्रिंग में एक करेक्टर, एक स्पेस, जैसे माई नेम इज ABC, मैं कुछ भी ऐसे बोलती हूँ, सो माई नेम वॉज ABC, तो अब इसकी जगह वॉज हो गया, तो भी ये डिफरेंट हैश वैल्यू प्रोड्यूस करेगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि हैश फंक्शन क्या होता है, एल्गोरिदम यूज करते हैं। वो एल्गोरिदम से हम क्या करते हैं, किसी भी लेंथ की इनपुट लेते हैं, जैसे एनी नंबर ऑफ करेक्टर, और उसको फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग एज एन आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। और उसमें हैश फंक्शन बेसिकली होते क्या है, एल्गोज होते हैं जो इनपुट पर काम करते हैं और आउटपुट देते हैं। अब अगर हम कोई भी छोटा सा भी चेंज करते हैं इनपुट में, जैसे मैंने माय नेम इज बोला है तो माय नेम वॉज कर दिया, तो इससे भी आपको डिफरेंट हैशिंग हैश वैल्यू मिलेगी, हैश फंक्शन के थ्रू डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो सेम हैश वैल्यू मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है तो आपको सेम हैश वैल्यू नहीं मिलेगी। सो वी कैन नॉट रिट्रीव इनपुट फ्रॉम द आउटपुट। इसका मतलब है जैसे आप इंक्रिप्शन करते हैं, तो आप डिक्रिप्शन करते हैं तो आपको डाटा वापस मिल जाता है, पर हैशिंग में ऐसा नहीं होता। हैशिंग में अगर आपने इनपुट दी और फिर आपको आउटपुट मिली, अब आउटपुट से आप बैक सेम इनपुट नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि हैशिंग के दौरान डेटा लॉस होता है, तो हम ओरिजिनल डाटा को रिट्रीव नहीं कर सकते। सो हैशिंग इज इरिवर्सिबल। Therefore, it is not same as encryption because while hashing we lose data. We can also get the same hash value. कई बार हमें क्या होता है कि कुछ strings होती हैं जो almost similar होती हैं, कई बार हमें hash value same मिलती है, that is called hash collision, और बहुत rare chances में आपको hash collision मिलता है। We can use this hash value, जो hash value है हम blockchain में use करते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया कि कोई हैश फंक्शन है जिसमें हम कोई भी लेंथ की स्ट्रिंग आप उसको एज एन इनपुट देते हो, तो आपको 256 बिट की जो स्ट्रिंग है वो एज एन आउटपुट मिलती है, या 512 बिट्स की मिल सकती है। तो दिस इज द डायग्राम वेयर इनपुट मैसेज इज आई एम फीलिंग लकी। तो आई एम फीलिंग लकी, और यहाँ पर कुछ एल्गोस परफॉर्म होते हैं जिससे आपको फिक्स लेंथ हैश मिलती है। सो आई एम नॉट फीलिंग लकी, तो आपको दूसरी स्ट्रिंग मिलेगी बट विद द सेम, जैसे अगर ये 512 बिट की है तो 512 बिट की ही मिलेगी। सो दिस इज आउटपुट मैसेज। अब वाई ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन क्यों कंसेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब हमने जो बिगनर कंसेप्ट थे ब्लॉकचेन को पढ़ने से पहले जो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि हमें पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए, हमें इसके हैशिंग के बारे में पता होना चाहिए, क्रिप्टोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। बट अब क्वेश्चन आता है कि हम ब्लॉकचेन क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे किसी चीज को देख सकते हैं कि वो फेक है कि ओरिजिनल है। दैट मीन्स हम उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो चेक करते हैं किसी जगह से, है ना। जैसे गवर्नमेंट रिकॉर्ड है तो हम उसका कोई एक पर्टिकुलर नंबर होगा जब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से हम चेक कर सकते हैं कि जो सपोज ड्राइविंग लाइसेंस है कि ये फेक है कि ओरिजिनल है, बिकॉज इट हैज पर्टिकुलर यूनिक आईडी विच इज रजिस्टर्ड इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। सो वहां से फेक ओरिजिनलिटी चेक हो जाती है, ठीक है। तो हम सेंट्रल अथॉरिटी जैसे कि गवर्नमेंट से कांटेक्ट करते हैं टू चेक सम वैलिडिटी ऑफ थिंग्स। सो अगर अगर ऐसा हो कि सेंट्रल अथॉरिटी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ करप्शन इन इंडिया, तो अभी अगर सेंट्रल अथॉरिटी उसमें कोई ऑल्टरेशन कर दे, कोई टेम्पर कर दे, डाटा को, ओरिजिनल डाटा को चेंज कर दे, देन व्हाट यू विल डू। तो आप डिपेंडेंट हो सेंट्रल अथॉरिटी पर किसी की ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए, ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। हाउ कैन यू ट्रस्ट अ सेंट्रल अथॉरिटी। तो क्या जैसे बैंक के घोटाले होते हैं, स्कैम्स होते हैं, कि क्या है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं किया है ना, तो यू कैन ट्रस्ट ऑन सेंट्रल अथॉरिटी। तो सेंट्रल अथॉरिटी को हटाने के लिए ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस हुआ। तो ब्लॉकचेन में हमने पढ़ा कि ब्लॉकचेन में पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं होती। जैसे कि आपने बिटकॉइन सुना होगा,
बिटकॉइंस जो होते हैं ना, उसमें मनी के रिकॉर्ड्स होते हैं। जिन-जिन के पास बिटकॉइंस होते हैं, सबके पास पूरे रिकॉर्ड्स होते हैं। तो अगर कोई एक आधा करप्शन करता है, तो सबको पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें से कुछ गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड्स हर हर नोड पर पड़े हैं, रादर देन सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। तो ब्लॉकचेन में जो सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन टू सेंट्रलाइजेशन, जैसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, इस चीज को हटाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई। ब्लॉकचेन में क्या होता है, बेसिकली लेजर होता है, लेजर दैट इज मेंटेन्ड बाय पब्लिक। ईच पेज ऑफ लेजर इज कॉल्ड पेजेस। ठीक है। लेजर बेसिकली क्या है, जिसमें सीरीज ऑफ ब्लॉक्स होती है, जैसे एक ये पेज है, एक ये पेज है, एंड ये पेज है। तो इसमें क्या है, एक पेज में हम क्या क्या स्टोर करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं, उसकी हैश वैल्यू स्टोर करते हैं और प्रीवियस हैश वैल्यू। अब ये सबसे पहला ब्लॉक है, तो इससे आगे तो कोई ब्लॉक नहीं है, इसलिए जो प्रीवियस हैश वैल्यू है इस ब्लॉक की वो 0 0 है। ठीक है। डेटा को हमने हैशिंग फंक्शन के थ्रू इस हैश वैल्यू में कन्वर्ट किया और प्रीवियस हैश वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है। फिर इसी डेटा को हमने यहां स्टोर किया और उसकी हैश वैल्यू निकाली और प्रीवियस हैश वैल्यू निकाली। प्रीवियस हैश वैल्यू को भी स्टोर कर रहे हैं हम, ठीक है, और इस डाटा को भी स्टोर कर रहे हैं और इसका टुगेदर इसकी हैश वैल्यू ले रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था कि अगर जरा सा भी डाटा जो है वो चेंज होता है तो उसकी हैश वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है। तो अगर सपोज ये वाली नोड है, बीच वाली ये नोड है, ठीक है, इसने कुछ भी डाटा चेंज कर दिया यहाँ पर, तो जब ये डाटा चेंज करेगा तो इसका जो हैश वैल्यू जो हमें मिलेगा वो चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर जो हैश वैल्यू है वो ये है। तो ये जो वैल्यूज है आपस में एग्रीड नहीं करेंगी। अगर ये वैल्यू चेंज हुई तो आगे वाले को पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम आई है डाटा में। ठीक है। तो ledger is maintained by public. Each page of ledger is called pages or block. अब है कैसे ब्लॉकचेन में, तो ब्लॉकचेन में इस तरह से होता है, P2P नेटवर्क होता है। देखो लेजर क्या है, जैसे 1 2 3 4 ब्लॉक्स हैं। ठीक है। तो ये इस पर्सन के पास भी है, हु इज कैरिंग द बिटकॉइन मनी, एंड इस पर्सन के पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो ये जो पूरी की पूरी लेजर है, इसकी कॉपीज यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। सपोज एक नया ब्लॉक ऐड होता है, जैसे फोर्थ ब्लॉक ऐड हुआ, तो वो फोर्थ ब्लॉक यहाँ पर सब लेजर्स पर ऐड होगा। तो कहीं से भी कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो पता चल जाता है, बिकॉज इसमें जो है वो लेजर मेंटेन हो रही है। मोर अबाउट ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन इज अ चेन ऑफ ब्लॉक्स कंसीडर्ड डिजिटल टाइम स्टैम्प। कि अगर एक बार में, मतलब होता क्या है, बेसिकली एक ब्लॉक के अंदर ना डाटा होता है। डाटा का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं कि कितनी बिटकॉइंस मनी इधर से उधर ट्रांसफर हुई। तो कोई डिनाई नहीं कर सकता इस चीज को कि हाँ ये मनी मेरी नहीं है, या आई डेंट रिसीव द मनी, बिकॉज वो ट्रांजेक्शन स्टोर हो रही है, तो उस ट्रांजेक्शन के को कोई भी ऑल्टर नहीं कर सकता। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिजिटल टाइम स्टैम्प। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, सबके पास डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होती है, एंड वंस द डाटा इज रिकॉर्डेड इन द ब्लॉक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। ब्लॉक में बेसिकली क्या होता है, ट्रांजेक्शन डाटा होती है प्लस हैश वैल्यू होती है। ऑलरेडी टोल्ड यू कि हैश वैल्यू क्या होती है, कोई भी डाटा है उसको हैशिंग फंक्शन यूज करके उसको एक फिक्स लेंथ स्ट्रिंग हमें मिलती है। तो एक ब्लॉक लेजर क्या है, इट्स अ सीरीज ऑफ ब्लॉक्स, यू कैन से इट्स कंसिस्टेड ऑफ पेजेस या ब्लॉक्स कह सकते हैं। एक ब्लॉक के अंदर आपके पास डाटा है और हैश वैल्यू है। हर ब्लॉक किस तरह से जुड़ा हुआ है दूसरे ब्लॉक के साथ, एक ब्लॉक जिसके अंदर डाटा है, अपनी हैश वैल्यू है और प्रीवियस ब्लॉक की हैश वैल्यू है। अब प्रीवियस वाला अगर जरा सा भी चेंज होगा तो प्रीवियस ब्लॉक की हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो दोनों एग्रीड नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ब्लॉक जो होता है बिटकॉइन, मतलब जो ब्लॉकचेन का फर्स्ट जो ब्लॉक होता है जहां से स्टार्ट होती है ट्रांजेक्शन, जेनेसिस ब्लॉक, जिसका प्रीवियस हैश वैल्यू 0 0 होता है। So blockchain is used for the proof of work. Then every node receives a chain of blocks in P2P network. If someone create new node, it is distributed to all. If someone tamper with any block, he has to make the whole chain correct and get proof of work from other nodes. तो अदर नोड्स अगर एग्रीड करेंगी कि हाँ ये जो ऑल्ट्रेशन हुई है ये ठीक है, तब वो रिलायबल मानी जाएगी, तब वो करेक्ट मानी जाएगी। जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं टू एक्सचेंज द मनी, मेडिकल रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स, सब जगह क्या है आजकल ब्लॉकचेन यूज हो रही है। सो टेक आपने बिटकॉइंस के बारे में सुना होगा। बिटकॉइन इज अ डिजिटल करेंसी
बिटकॉइन डिजिटल करेंसी। अगर आप देखना चाहते हो कि बिटकॉइंस लेके देखना चाहते हो तो देयर इज अ साइट कॉल्ड वाजिरेक्स। वाजिरेक्स आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल पे, और वहां से आप बिटकॉइंस परचेज कर सकते हो। इधर 500 100 रुपीज के आप बिटकॉइंस परचेज करके देख सकते हो और उसको ट्रांसफर करके देख सकते हो दूसरे पर्सन को, जैसे आपका डिजिटल वॉलेट होता है। सो इसमें कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं है। इंडिया में अभी तक मतलब वैसे ही जितने भी कंट्रीज है ना, वहां पर बिटकॉइंस को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला है। इलीगल इलीगल टाइप ही मानते हैं, लीगल नहीं मानते, बिकॉज क्योंकि अगर इस तरह की करेंसी होगी तो गवर्नमेंट के हाथ से सारा कंट्रोल चले जाएगा। तो गवर्नमेंट इसीलिए इसको ज्यादा डोमिनेट नहीं होने दे रही। सो प्रॉब्लम विद दिस क्या है, ट्रस्ट लेजर ट्रस्ट, जो प्रॉब्लम है सेंट्रल बैंक की वो ये होती है कि ट्रस्ट बनाना है। तो ट्रस्ट हमें कैसे मिलता है, जैसे ब्लॉकचेन में अगर ट्रस्ट की बात करें कि कोई नई करेंसी आई है, हम कैसे ट्रस्ट कर लें कि ये करेंसी ठीक है, हम क्यों पैसे इन्वेस्ट करें? क्यों? क्योंकि लेजर है वो हर मशीन पर अवेलेबल है, कोई भी इसमें टैंपर नहीं कर सकता। सिक्योरिटी का अगर बात करें तो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है। सिक्योरिटी में क्या है, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है जो हम इसमें कंसेप्ट यूज करते हैं, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। तो आपकी जब मनी ट्रांसफर होती है, so then we have load of transaction that can be stored on one block, moment you change will change the hash value. So blockchain में क्या होता है, a transaction is requested and a transaction is broadcasted to peer network that consists of computer known as nodes। जैसे कि अब बहुत सारी nodes हैं, तो यहाँ पर अगर कोई भी transaction request होती है तो वह पहले broadcast होती है, and network of node uses the algorithm to validate the transaction। अब ये सारे आपस में देखेंगे, proof of work मांगेंगे कि ये transaction है जो हुई है ये valid है कि नहीं। Once a transaction is verified, can involve cryptocurrency contracts or records or other information. The transaction is combined with other transactions once verified to create a new block of data. जैसे ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट हुई, P2P में डिस्ट्रीब्यूट हुई, वेरिफिकेशन हुई, वेरिफिकेशन के बाद उसको दूसरी ट्रांजेक्शन के साथ कंबाइन किया गया और फिर उसके बाद एक नया ब्लॉक बनाया गया, एंड दिस न्यू ब्लॉक इज एडेड टू द एक्सिस्टिंग ब्लॉकचेन which is permanent and unalterable, and then the transaction is finished. So thank you for listening me. I hope आपको इस concept की understanding होगी हो।